देश में तेजी से साइबर अपराधी अपना जाल फैलाते जा रहे हैं। डिजिटल डकैत मिनटों में आपके खातों से आपका पैसा उड़ा ले जा रहे हैं। डिजिटल युग ने जहां लोगों को सुविधाएं दी, वहीं अपराधी इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं। फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी जैसे मामलों ने आम आदमी की नींद छीन ली है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डिजिटल डकैत डिजिटल सुरक्षा की दीवार पल भर में कैसे तोड़कर पैसा लूट लेते हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सावधान, फोन की घंटी अब आपके खातों से पैसा उड़ा ले जाएगी। आप सोच रहे होंगे, फोन की घंटी भला खातों से कैसे पैसा निकाल सकती है? तो देखिए इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। दुनिया जैसे जैसे हाईटेक होती जा रही है, सहूलियत भी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया ने दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। रातों रात स्टार बनाने वाला सोशल प्लेटफॉर्म रातों रात आपको कंगाल भी बना दे रहा है। सोशल मीडिया को साइबर ठगों ने अपना नया अड्डा बना लिया है, जहां हर रोज ठगों की मंडी लगती है, रेकी की जाती है और फिर शिकार पर अपना निशाना लगाया जाता है। एक फोन आता है और वो फोन कंगाल बनाकर चला जाता है। जब तक आप कुछ समझते हैं, तब तक आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा हैं, जो राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क के रहने वाले हैं। आप ये जो घर देख रहे हैं, ये घर नरेश मल्होत्रा जी का है और वो इसी घर में रहते हैं। और इसी घर में साइबर जालसाजों ने 1 अगस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद नरेश मल्होत्रा जी को ये कहा गया कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे कई लेन देन हुए हैं जो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुए हैं, पुलवामा अटैक में इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद साइबर जालसाजों ने इनसे इनकी बैंक की डिटेल्स निकाली, इनके इक्विटी, इनके शेयर्स की डिटेल निकाली और उसके बाद 1.5 महीने से ज़्यादा इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया। और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर नरेश मल्होत्रा जी से तकरीबन 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए गए। पहला कॉल 1 अगस्त 2025, ठग टेलीकॉम कंपनी के हेडक्वार्टर। 1 अगस्त को शाम करीब 4 बजे 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा के लैंडलाइन नंबर पर फोन आता है। ठगों ने बताया कि वो एयरटेल के हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं। बातचीत करने के लिए नरेश मल्होत्रा जी खुद हमारे साथ हैं। सर, आपके पास कब कॉल आया था और क्या कुछ उस दौरान हुआ? पहली कॉल मेरे पे 1 अगस्त को आई लैंडलाइन पे कि आपका लैंडलाइन और मोबाइल आधार नंबर से मुंबई में कोई बाइकला में नया कनेक्शन इशू हुआ है और अगर मुंबई पुलिस अप्रूवल करेगा तो आपके हम लैंडलाइन और मोबाइल चालू रखेंगे, अदरवाइज हम सारी डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये 1 अगस्त को हुआ। यहीं से शुरू हो जाता है डिजिटल अरेस्टिंग का वो खेल जो रिटायर बैंकर नरेश मल्होत्रा को अपने चंगुल में फंसा लेता है। दूसरी कॉल 4 अगस्त 2025, ठग टेलीकॉम कंपनी की सीनियर अफसर। रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को दूसरा फोन आता है। कॉल करने वाली महिला खुद को टेलीकॉम कंपनी की सीनियर अफसर बताती है। कहा कि उनका मोबाइल नंबर फ्रॉड और गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल हुआ है। अभी नरेश मल्होत्रा कुछ समझ पाते कि फर्जी मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के नाम पर उनके पास फोन आने लगे और ठग नरेश मल्होत्रा को टेरर फंडिंग के नाम पर धमकाने लगते हैं।
क्या कुछ कहा गया आपसे दोबारा? फिर उन्होंने मुंबई पुलिस ने मुझे बोला कि आप हमारे को मोबाइल पे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और आपके आधार के बेसिस पे हम आपसे बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की और वीडियो करके मेरे को कोई एक बोला कि साउथ में कोई कोऑपरेटिव बैंक में 1300 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और उसके तहत मेरे आधार नंबर से कुछ अकाउंट्स खुले गए जिसमें टेरर फंडिंग के लिए पैसा वहाँ से निकल कर गया है। तो आपको उसके लिए एनआई एक्ट के अंदर और वो पीएमएलए और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सब एक्ट्स लगा के, गैम्बलिंग एक्ट, ड्रग्स का एक्ट सब लगा के आपको हम अरेस्ट ले रहे हैं। तो दैट ये हमारा ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने मेरे को मुंबई हाई कोर्ट का एक ऑर्डर कॉपी दे दिया। ठगों ने रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ठग नरेश मल्होत्रा को प्रेशर में लेने के लिए कभी मुंबई हाई कोर्ट का नोटिस भेजते, कभी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भेजते, तो कभी फर्जी ईडी अधिकारी से उनकी बात करवाते थे। नरेश सर, अगर बात करें तो पहली ट्रांजैक्शन जैसा कि आप बता रहे हैं 14 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में मौजूद था, वो किस दिन उन लोगों ने आपसे लिया और आगे पैसे कैसे आपने उनको दिए? फिर तो मेरे वो मेरे पे कैश तो होता नहीं था, तो मेरे शेयर्स बेच के मेरे खाते में आते थे। उन्होंने बोला सारे आपके शेयर्स वेरीफाई किए जाएंगे, डीमैट अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा, हर अकाउंट आपका वेरीफाई किया जाएगा, रिजर्व बैंक चेक करेगा, अगर कहीं पे भी कोई एंट्री टेररिस्ट के कनेक्शन की होगी तो आपको टोटल सीजर हो जाएगा और आपके फैमिली को भी हम साथ अरेस्ट ले लेंगे। दे विल बी को-एक्यूज्ड विद अस। साइबर ठगों ने जब पूरी तरह से नरेश मल्होत्रा को अपने चंगुल में फंसा लिया तो फिर उनके पैसे लूटने शुरू किए। रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को 1 महीने डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगों ने सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। बड़ी बात इस पूरे मामले में ये रही कि आप घर में, यहाँ पर इसी घर में डिजिटल अरेस्ट हुए। कितने तारीख से और कितने तारीख तक आप रहे डिजिटल अरेस्ट और कैसे वो आपको मॉनिटर करते थे? 1 अगस्त से चला और हर 19 सितंबर तक अरेस्ट में ही रहा। हर 2 घंटे आई यूज टू रिपोर्ट टू देम, हर 2 घंटे। तो वो मेरे से सीक्रेट एक्ट की कोई अंडरटेकिंग लेते थे, तो बोले किसी से बात नहीं करेंगे, तो वो मैं अंडरटेकिंग देता था, मैं किसी से बात नहीं की। साइबर ठगों ने नरेश मल्होत्रा पर फर्जी आरोप लगाकर डराया, धमकाया। इसके बाद उनके कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और कैनरा बैंक के खातों से नरेश मल्होत्रा से करीब 20 ट्रांजैक्शन के जरिए ठगों ने 23 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। जो वो डॉक्यूमेंट्स भेजते थे आपके पैसा का, जो आप पैसा उन्हें भेजते थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कभी देखने में लगे कि ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक हैं? कभी आपको शक हुआ? तो मेरे तो अकाउंट नंबर लेते थे ना, फॉर्म भरवाते थे, रिसीट देते थे रोज की, तो मेरे को कैसे लगेगा कि ये फ्रॉड है। टोटल कितना अमाउंट आपने उनको दिया और क्या उम्मीद है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को आपने एफआईआर दर्ज कराई है, जांच भी चल रही है उस पूरे मामले पर, तो टोटल कितना अमाउंट आपके पास से गया और क्या उम्मीद है आपको? मेरा तो 22 करोड़ 92 लाख चला गया, पर दिल्ली पुलिस बहुत हिम्मत से, बहुत एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अब तक करीब 12.11 करोड़ रुपए को बैंक खातों में फ्रीज करा दिया है। ज्वाइंट सीपी आईएफएसओ रजनीश गुप्ता ने बताया कि मामला जांच में है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। अभी तक जांच में सामने आया कि पैसे कई लेवल पर अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाए गए थे। देश के कई राज्यों में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्टिंग करके लोगों को लूटा है और यह सिलसिला अब भी जारी है। तारीख 20 अगस्त, जगह लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। 20 अगस्त को लखनऊ के सरोजनी नगर में रहने वाले बुजुर्ग हरदेव सिंह के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी आलोक सिंह बताया और हरदेव सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। ठग ने दावा किया कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल के जरिए
हरदेव सिंह को डिजिटल अरेस्ट में होने की बात कही। ठगों ने बैंक खातों की रकम वेरिफिकेशन के नाम पर उनकी खाता जानकारी हासिल कर ली। राजधानी का एक 100 साल का बुजुर्ग साइबर जालसाजों का शिकार होता है। बुजुर्ग के नंबर पर एक वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल करने वाला खुद को सीबीआई का अधिकारी बताता है और डिजिटल अरेस्ट होने की बुजुर्ग को जानकारी देता है, जिसके बाद बुजुर्ग घबरा जाता है और देर शाम जब उसका 70 वर्षीय नेवी से रिटायर्ड बेटा घर पहुंचता है तो पूरी घटना बुजुर्ग अपने बेटे को बताते हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग अकाउंट में करीब 1,32,00,000 की रकम ट्रांसफ़र की गई। वीडियो कॉल पर मौजूद व्यक्ति ने बताया था कि जब जांच समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो पैसा अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया गया है वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फ़ोन कॉल आना बंद हुए, जिसके बाद बुजुर्ग और उसके बेटे को ठगी का एहसास हुआ। मर्चेंट नेवी से रिटायर बेटे सुरेंद्रपाल सिंह शाम को घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट की पूरी बात बताई। अरेस्ट वारंट का नाम सुनकर सुरेंद्र भी डर गए और ठगों के झांसे में आ गए। ठगों ने उनसे उनके और उनके पिता के बैंक ऑफ इंडिया सरोजनी नगर शाखा के ज्वाइंट अकाउंट की जानकारी मांगी, जिसे सुरेंद्र ने दे दिया। ठगों ने पिता पुत्र को इतना डरा दिया कि वो किसी से कुछ बता नहीं सके। 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 1,29,00,000 रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा लिए गए। 21 अगस्त बैंक ऑफ बड़ौदा भावनगर शाखा का अकाउंट 32 लाख रुपए आरटीजीएस कर जमा करवाए। 22 अगस्त आईसीआईसीआई बैंक पोंडा शाखा का अकाउंट 45 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। 25 अगस्त आईसीआईसीआई बैंक जलगांव फाटा शाखा अकाउंट 45 लाख रुपए ट्रांसफर। 26 अगस्त आईसीआईसीआई बैंक जलगांव फाटा शाखा अकाउंट 7 लाख रुपए ट्रांसफर। साइबर ठगों ने पिता पुत्र को भरोसा दिलाया कि वेरिफिकेशन के बाद सारी रकम वापस कर दी जाएगी। हालांकि मंगलवार शाम तक जब कोई पैसा वापस नहीं मिला तो सुरेंद्र को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज की और सरोजनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। डिजिटल अरेस्ट में कोई भी व्यक्ति या फ्रॉड आपको पुलिस वाला बन के कॉल करता है और आपको किसी बड़े से किसी अपराध में, जैसे कि ड्रग के अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध या फिर किसी सेक्स रेट में फंसे होने का दावा करके आपको कैमरे के सामने बैठकर अरेस्ट होने के लिए बोलेगा और कहेगा जब तक पुलिस आपको फिजिकली आके अरेस्ट नहीं करती है तब तक आप कैमरे के सामने बैठे रहिए। ये बिल्कुल झूठी बात है और पुलिस कभी भी आपको डिजिटली ऐसे अरेस्ट नहीं करती या फिर डिजिटल वारंट नहीं देती है। ऐसी कोई भी घटना होने पर तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कॉल करके उनको सूचित करें। और अगर आप कोई पैसा उन फ्रॉडों को दे बैठते हैं गलती से तो 1930 जो कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन है साइबर फ्रॉड के लिए, उस पर कॉल करें और कॉल करके तुरंत कंप्लेंट करें ताकि आपका पैसा बच सके। लखनऊ में केंद्रीय मंत्रालय से रिटायर एक संयुक्त निदेशक को साइबर अपराधियों ने 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 2 सितंबर को केंद्रीय मंत्रालय से रिटायर एक संयुक्त निदेशक कृपा शंकर को एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को टेलीकॉम कंपनी की कर्मचारी बताते हुए कहा आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है और उनका सिम बंद होने वाला है। इसके बाद वीडियो कॉल कर पुलिस वर्दी पहने व्यक्ति ने खुद को डीसीपी गोपेश कुमार बताते हुए गिरफ्तारी वारंट दिखाया। गोमती नगर विराम खंड में रहने वाले केंद्रीय मंत्रालय से रिटायर संयुक्त निदेशक 77 साल के कृपा शंकर गौतम से साइबर ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और 200 महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी। कई दिनों तक अलग अलग कमरे में बंद रखकर बैंक से 12 लाख रुपए आरटीजीएस करवा लिए। बेसिकली इसमें केस में हो क्या रहा है कि जो स्कैमर्स हैं उनके पिछले रिकॉर्ड जो न्यूज़पेपर्स में वीडियोस में चले हैं, पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से स्कैमर्स क्या कर रहे हैं कि उनके डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने कुछ पुराना कांड किया है तो उसके अकॉर्डिंग एक सीबीआई अधिकारी ईडी बनकर उनको कॉल कर रहे हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही केस आया था हैदराबाद में। ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ जिसमें डिजिटल हाउस अरेस्ट हुआ है, ट्रेडिंग स्कैम हुआ है और ईडी सीबीआई के नाम पे स्कैम हुआ। तो बेसिकली ये सब पुराने रिकॉर्ड जिसे न्यूज़पेपर टीवी न्यूज़ में देखने के बाद एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करके एनालिसिस करके उसके बाद उसको स्कैम किया जा रहा है, उसको तो टारगेट किया जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे। अगर आपके नाम ऐसे ही कोई सीबीआई ईडी के नाम पे कॉल कर रहा है तो आप इग्नोर करें इस कॉल को, तुरंत नंबर को ब्लॉक कर दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 2 महीने में कई बड़े डिजिटल अरेस्टिंग के मामले सामने आ चुके हैं।
लखनऊ में पिछले 2 महीने में कई बड़े डिजिटल अरेस्ट हुए। 18 से 22 अगस्त 2025 पीजीआई से रिटायर्ड प्रधान सचिव दिनेश प्रधान से 50 लाख वसूले। 21 से 26 अगस्त 2025 रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर सुरेंद्र पाल सिंह और उनके पिता से 1.29 करोड़ रुपए ठगे गए। 4 जून 2025 कारोबारी इरफान हैदर नकवी से 11,47,000 रुपए वसूले गए। 18 जुलाई 2025 ऐशबाग निवासी रीता भसीन से 56 लाख रुपए ठगे गए। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से रिटायर्ड उप निदेशक से साइबर ठगों ने करोड़ों रुपए लूट लिए। साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड उप निदेशक को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 1,70 लाख रुपए की ठगी की। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित एक सोसाइटी में रहने वाले भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से रिटायर्ड उप निदेशक ओम प्रकाश श्रीवास्तव के पास 9 सितंबर को एक फोन कॉल आता है। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। अधिकारी ने कहा ओम प्रकाश का नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और उन्हें इस मामले में मुंबई आकर पेश होना होगा। जब ओम प्रकाश ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए मुंबई न जाने की बात कही तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने का विकल्प दिया गया। साइबर अपराधियों ने उन्हें झांसा देकर उनके बैंक खातों की जानकारी हासिल की और कहा कि उन्हें वर्चुअल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एक व्यक्ति ने खुद को जज बताकर उनसे पूछताछ की और कहा कि जांच के दौरान 1,70 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे, जो बाद में उनकी जांच पूरी होने पर वापस कर दिए जाएंगे। मामले की जानकारी जब ओम प्रकाश के बेटे को हुई तो उसने 16 सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 2025 में कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए। ठग अब 10 से 30 दिनों तक पीड़ित को डिजिटल जेल में रखते हैं और उनसे लाखों करोड़ों की ठगी करते हैं। – 2025 में हाई प्रोफाइल डिजिटल ठगी के मामले। तारीख मार्च 2025। पीड़ित 86 वर्षीय महिला, ठगी 20 करोड़ 26 लाख रुपए, जगह मुंबई। 2 महीने तक डिजिटल अरेस्ट, फर्जी सीबीआई जांच। तारीख फरवरी 2025। पीड़ित 77 वर्षीय बुजुर्ग, ठगी 3 करोड़ 14 लाख, जगह नोएडा, उत्तर प्रदेश। जानकारी 16 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। तारीख 12 अगस्त 2025। पीड़ित पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील, ठगी करीब 30,99,000 रुपए, जगह कर्नाटक। विवरण 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट। तारीख 21 अगस्त 2025। पीड़ित रक्षा मंत्रालय के रिटायर्ड अधिकारी, ठगी करीब 34,90,000 रुपए, जगह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। विवरण 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। देश भर में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी इनके निशाने पर रहते हैं, जिनसे ये करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। ये बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने शिकार को फंसाते हैं। ठग ऐसे करते हैं डिजिटल अरेस्ट। आपको विस्तार से बताते हैं। इनके फंसाने का तरीका मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। कॉलिंग का समय साइबर ठग ज्यादातर सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में फोन करते हैं, जब शख्स नींद में होता है। पहला वीडियो कॉल ठग पुलिस की वर्दी में नजर आएगा। इससे शख्स को विश्वास हो जाता है कि सच में ये पुलिस वाला है और वो डर भी जाता है। ऑनलाइन घर की तलाशी, पीड़ित पर दबाव बनाकर पूरे घर का व्यू देखते हैं ताकि ठग ये पता लगा सके कि वो अकेला है। धमकी, झूठी रिपोर्ट, झूठे इल्जाम लगाते हैं, तेज आवाज और गालियों में बात करते हैं। मेंटल टॉर्चर, घर वालों को जेल भेजने की धमकी, सामाजिक धमकी का डर दिखाते हैं। आखिर में ठगी, जब पीड़ित पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है तो उसके बैंक की डिटेल लेकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। साइबर ठग से जुड़े जो अपराधी भारत में क्राइम करके विदेश भाग जाते हैं या विदेश में बैठे बैठे इंडिया में जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। राज्यों के पुलिस को इंटरपोल की तरह ही भारत पोल एक ताकतवर हथियार मिल चुका है, जो विदेश में छिपे मोस्ट वांटेड अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इसी साल जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जिनके साथ साइबर ठगी हुई है। ठगी का शिकार हुए लोगों की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि आखिर कैसे उन्हें महीनों तक डिजिटल अरेस्ट करके साइबर लुटेरों ने लूट लिया, और साथ ही इससे बचने के उपाय भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।